हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में वैज्ञानिक परिदृश्य की बात करने वाले हैं करंट अफेयर की। जैसे कि आपको पता है यूपीपीएससी आरओ के लिए ये घटना चक्र जो आती है आपकी ई दृष्टि करके ईयरली, उसका कंपाइलेशन है। यहाँ पर वैज्ञानिक परिदृश्य की हम बात करने वाले हैं। 3 वीडियो में करवा चुका हूँ। उसमें शुरुआती 3 टॉपिक नेशनल, इंटरनेशनल और आपके क्या कहते हैं 3 टॉपिक को मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा है। एक टॉपिक और है जिसको मैंने यहाँ पर कंप्लीट कराया है, ठीक है। यहाँ पर वो इकोनॉमिक्स का जो है तीसरा ये है, ठीक है। नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक्स का टॉपिक वहाँ पर कवर करा दिया, जिसमें आपका बजट है, यूपी बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, वो सब चीज़ें बताई हैं। यहाँ पर आज हम बात करने वाले वैज्ञानिक परिदृश्य की। इसमें आपको साइंस टेक और आपका क्या कहते हैं वैज्ञानिक जो आपके क्या कहते हैं इसरो, नासा, इनके द्वारा जो काम किए गए हैं और भी विभिन्न चीज़ें हैं जो आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। देखिए, आप बात करते हैं सबसे पहले हम PSLV C58 की। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। एक्सपोसैट ये एक लॉन्च किया गया है उपग्रह। एक्सपोसैट का आपके क्या कहते हैं ये एक्सपोसैट है। एक्सपोसैट के यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, ठीक है। यह PSLV की 60वीं उड़ान है। PSLV आप क्या कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म है। इसका देखिए व्हीकल आप ध्यान दीजिएगा, PSLV C58 है। और C57 यहाँ पर PSLV C57 की बात करते हैं तो ये किसके लिए है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। बहुत फेमस है ये भी। ये इसरो का पहला ऐसा वैज्ञानिक उपग्रह है जो खगोलीय स्रोतों से एक्सरे उत्सर्जन के अंतरिक्ष अध्ययन आधारित ध्रुवधामन जिसे स्पेस बेस्ड पोलराइजेशन मेजरमेंट्स में समर्पित किया गया अनुसंधान में, ठीक है। यह उपग्रह करेगा क्या? ये उपग्रह देखिए आप दो पेलोड को लेकर गया है। कौन से? पोलिक्स और एक्स स्पेक्ट। ये आपको ध्यान देना है। पोलिक्स या पोलेरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज। एक्स स्पेक्ट का है एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफी एंड टाइमिंग, ठीक। पॉलिक्स का विकास किसने किया है? रमन अनुसंधान संस्थान आपके बेंगलुरु का है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद एक्सपोसेट की बात कर लेते हैं। यह आपकी UR राव उपग्रह केंद्र जो है उसके द्वारा इसका जो है विकसित इसको किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। बस ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। आगे आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? आगे इसमें और कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉड्यूल की, देखिए VSAT का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? देखिए POEM3 के माध्यम से स्टार्टअप शिक्षण संस्थानों एवं इसरो केंद्र के 10 अन्य पेलोड को अंतरिक्ष में भेजा गया। ये आपको एक ध्यान देना है। जैसे देखिए VSAT का फुल फॉर्म क्या है? वुमेन इंजीनियरिंग सैटेलाइट। ये लाल बहादुर शास्त्री महिला प्रौद्योगिकी संस्थान जो आपके तिरुवनंतपुरम केरल में है उसके द्वारा इसको बनाया गया है और भेजा गया है, ठीक है। यहाँ पर और क्या है? देखिए गीता का फुल फॉर्म ग्रीन इम्पल्स ट्रांसमीटर है। ये आपका इंस्पीसिटी स्टेट स्पेस लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा है। यहाँ पर देखिए लीप TD है, ये उतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण है सिलिकॉन आधारित उच्च ऊर्जा सेल है। ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में है उसके द्वारा इसे बनाया गया है, ठीक है। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है जो आपका तिरुवनंतपुरम में इसका आपका SFCPS फ्यूल सेल पावर सिस्टम है जो आपका बनाया गया है। और हम क्या देखिए ये महत्वपूर्ण है आपका नासा का साइकी अंतरिक्षयान लॉन्च किया गया है, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसको आप देखेंगे नासा का DSOC डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन नामक एक प्रयोग भी यहाँ पर इसके साथ ही भेजा गया है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। साइकी नासा के एक अंतरिक्ष मिशन है जिसे साइकी नाम के ही मेटल रिच एस्टेरॉयड के अध्ययन हेतु भेजा गया। ये आपको ध्यान देना है। एस्टेरॉयड है एक मेटल रिच, उसके अध्ययन के लिए साइकी को भेजा गया। ये पहला ऐसा मिशन है जो चट्टान व बर्फ से अधिक धातुओं से युक्त किसी क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करेगा। ये चीज आपको ध्यान देनी है। साइकी अंतरिक्ष सोलर इलेक्ट्रिक प्रपल्सन पर चालित किया गया है, ठीक है। ये आपका अंतरिक्षयान के 2029 तक साइकी क्षुद्र ग्रह तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साइकी क्षुद्रग्रह की यहाँ पर बात करते हैं। साइकी क्षुद्रग्रह की यहाँ की बात करते हैं। इसकी खोज आपकी गैस्पेरिस ने की थी, ठीक है। यह 16वां क्षुद्रग्रह है जिसे खोजा गया है, इसी कारण इसे 16 साइकी कहा जाता है, ठीक है। साइकी क्षुद्रग्रह आपके देखिए मार्स और बृहस्पति के मध्य में आपका मेन एस्टेरॉयड बेल्ट है, उसी में ये पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं
यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च किया गया है। ठीक है, यूरोपियन एजेंसी के द्वारा है। ठीक है, म्यूरा 1 है। इसका पूरा नाम क्या था? एरियन 1 था। ठीक है, यह मिशन आपके क्या कहते हैं, ये रॉकेट के अटलांटिक महासागर में गिरने से समाप्त हो गया है। ठीक, म्यूरा 1 एक सब ऑर्बिटल क्या कहते हैं, रीयूजेबल रॉकेट है जिसे निजी तौर पर यूरोप में विकसित किया गया है। म्यूरा 1 यूरोप में किसी निजी कंपनी द्वारा विकसित प्रथम रॉकेट है। ये भी आपको ध्यान देना, म्यूरा 1 आपका प्राइवेट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ईरान द्वारा नूर आते ही आपको यदि नूर के बारे में पूछेगा, आपको सीधा ईरान यहाँ पर अपना आंसर देना है। ये सैन्य उपग्रह है नूर 3। ठीक है, प्रथम सैन्य उपग्रह नूर 1 को अप्रैल 2020 में भेजा गया था। 2022 में नूर 2 और आपका वर्तमान में नूर 3 आपका भेजा गया है। नूर 1 से संपर्क टूटने पर ये पृथ्वी पर गिर गया है और नूर 2 जो है कक्षा में घूम रहा है। नूर 3 सैन्य उपग्रह है जो अंतरिक्ष में ईरान की क्षमताओं में वृद्धि करेगा। नूर 3 ईरान द्वारा विकसित एक इमेजिंग उपग्रह है। नूर जो है आपका लो अर्थ ऑर्बिट में संचालित होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ये देखिए PSLV C-57 यहाँ पर आ गया है। आदित्य 11 मिशन जो है इसको लॉन्च व्हीकल आपका PSLV C-57 था। ये आपको ध्यान देना है। 2 सितंबर 2023 की डेट याद रखिएगा, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया, क्योंकि पहला मिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्च कहाँ से किया गया ये भी आपको ध्यान देना है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है यहाँ से लॉन्च किया गया है। ठीक है, संस्कृत में आदित्य का अर्थ सूर्य होता है। आदित्य L1 का मतलब क्या है? देखिए L1 का मतलब है लैग्रांज पॉइंट। ये जो सूर्य के क्या कहते हैं, सूर्य में लैग्रांज पॉइंट है आपके, क्या कहते हैं, 5 पॉइंट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी क्या है, यहाँ से गुरुत्वाकर्षण का क्या कहते हैं, ये आप देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण प्रणाली होते हैं। ठीक है, 5 होते हैं लैग्रेंज पॉइंट आपके, कुल 5 होते हैं। लैग्रेंज पॉइंट 1 जो है L1 सूर्य पृथ्वी रेखा के मध्य स्थित है। ठीक है, ये आपका सूर्य और पृथ्वी के मध्य में स्थित है L1, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ से अवलोकन करने के लिए, सूर्य का अवलोकन करने के लिए इसे भेजा गया है। आदित्य 11 भारत का प्रथम सौर मिशन है। ठीक है, ये आपके क्या कहते हैं, स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास इंडिया मिशन है। ठीक है, ये प्रथम है, पहला है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे आदित्य 11 का काम क्या है, लैग्रांज पॉइंट के चारों ओर एक होलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। ये पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है इस कक्षा की? 1.5 मिलियन किलोमीटर है। आदित्य 11 जो है आपके 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य की ओर निर्देशित रहेगा। आदित्य 11, ये आपको ध्यान देना, आदित्य 11 ना तो सूर्य पर लैंड करेगा और ना ही उसके निकट जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना, L1 पॉइंट पर रुकेगा। ठीक, लैग्रेंज पॉइंट आपको यहाँ पे याद कर लेना है। लैग्रेंज पॉइंट जो है ये आप देखें, लैग्रेंज आपके एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा नाम दिया गया था। ये एक ऐसे स्थल होते हैं जहाँ 2 विशाल पिंड जैसे पृथ्वी एवं सूर्य का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल किसी छोटे पिंड जैसे अंतरिक्ष यान द्वारा इसके साथ गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। जैसे आपको देखिए ये सूर्य है, ये आपका अर्थ है, इनके मध्य में एक ऐसे पॉइंट होता है जहां से आपकी क्या कहते हैं, सूर्य का और आपके अर्थ के जो गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं वो सेम होता है। इसलिए आपको ध्यान देनी, लैग्रेंज पॉइंट है, टोटल कितने हैं, 5 पॉइंट है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देनी है। आगे हम बात करें इसमें यदि और कुछ आपके लिए जो महत्वपूर्ण है, आदित्य 11 जो अपने साथ 7 वैज्ञानिक पेलोड लेके गया, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इस पे आपको देखिए VELC, SUIT, सूट, सोलेक्सेस, इसके बाद आपका हीलियोस है, पापा, और आपका इनके देखिए आप फुल फॉर्म जरूर याद कर सकते हैं। विजुअल इमिशन लाइन कॉर्नोग्राफ, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये आपको 7 तो आपको नाम याद रखना है कि 7 पेलोड भेजे गए हैं। ठीक है, इसके बाद आप एक बार नजर मान लीजिए, इतना अंदर तो नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। पीछे एस्पेक्ट से आदित्य सोलर वाइंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, पापा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य एडवांस्ड ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैनेजमेंट। इसके बाद नवमित्र डिवाइस की बात करते हैं। इसरो ने जो कहते हैं नवमित्र एक इनोवेटिव सेफ्टी डिवाइस का जो है सफल परीक्षण कर लिया है। ये आपका कहाँ किया गया है, केरल स्थित निंदकारा उपनगर में किया गया है। ये इस उपकरण को एक फिशिंग वेजल यानी मत्स्य नौका पर स्थापित किया गया था। नवमित्र उपकरण को इसरो के अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा विकसित किया गया। ये चीज़ आपको ध्यान देना, कहाँ अहमदाबाद स्थित है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, उसके द्वारा इसे नवमित्र को विकसित किया गया है। इस उपकरण को समुद्री यात्राओं के दौरान मछुआरों की सुरक्षा के लिए इसे डिजाइन किया गया है। ठीक है,
ये आपका संचालित कैसे होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रयोग के द्वारा ये संचालित होता है। इस पे जो है मत्स्य नौका है और समुद्र अधिकारियों के बीच निर्बाध रूप से दो तरफा संचार संभव होगा। ये इसलिए है, जैसे मान लीजिए कोई तटों में यदि कोई समस्या हो जाती है, कोई घटना होती है, यदि ज्वार भाटा ये सब चीज़ आपकी घटनाएं आने वाली हैं, तो उनको नौका चलाने वालों को अधिकारियों के माध्यम से उन्हें सूचित किया जा सके ताकि ये वापस आ सकें। ठीक है, ये इसका काम मुख्य। विक्रम-1 की बात कर लेते हैं। स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण किया। यह इस कंपनी का प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट है। यह आपको ध्यान देना, यह मल्टी स्टेज प्रक्षेपण यान है। यह रॉकेट 480 किलोग्राम नीत भार को 500 किलोमीटर की ऊंचाई वाली लो इंक्लाइनेशन ऑर्बिट LIO में प्रक्षेपित करने में सक्षम है। ठीक है, यह कार्बन फाइबर निर्मित रॉकेट है। यह 3D प्रिंटेड तरल इंजनों से युक्त है। विक्रम-1 जो है स्काई रूट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये भी चीज़ आपकी ध्यान देनी है। अब आगे बात करते हैं लूना 25 मिशन। ये आपका रसिया का मिशन है। ठीक है, ये लैंडर मिशन था। 47 वर्षों बाद आपके क्या कहते हैं रसिया ने मिशन अपना भेजा था। इसके पूर्व 1976 में लूना 24 इन्होंने भेजा था। ठीक है, जो कि सफल रहा था, लेकिन यह फेल हो गया है। ये आपको ध्यान देना है। रॉसकॉस्मोस यहाँ की एजेंसी है। 11 अगस्त 2023 को इन्होंने सोयूज 2.3 फ्रेगेट रॉकेट, ये आपको इसका रॉकेट का नाम याद रखना, प्रक्षेपित किया गया था इसके माध्यम से। ठीक, लूना 25 आपके चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर बोगुस्लावस्की क्रेटर के निकट लैंड किया जाना था। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, वहाँ क्रैश कर जाता है। ठीक है, सतह पर टकराकर नष्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए PSLV C56 DSSAR मिशन। यहाँ पर PSLV C56 के द्वारा आप क्या कहते हैं DSSAR उपग्रह को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें आपके 7 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है। ये भी आपको ध्यान देना है श्रीहरिकोटा से। ठीक, DSR आपके क्या कहते हैं रडार इमेजिंग भू अवलोकन उपग्रह है ये आपका। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं PSLV C56 के माध्यम से प्रक्षेपित कितने हैं आपके 4 5 6 7 आपके टोटल है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसमें आप ये ध्यान दे लीजिएगा। DSR आपका कहाँ का सिंगापुर का, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। सिंगापुर का उपग्रह है। आर्केड भी सिंगापुर का है। सिंगापुर का आपका विलकॉक्स भी है और आपका सिंगापुर स्कूप भी सिंगापुर का है। इसके अलावा बात करते हैं हम, ये भी देखिए सब सिंगापुर के। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इनके नाम आप याद रखिए। पूछ सकता है कि ये जो उपग्रह है भेजा गया है वो किस देश का, तो आपको इनके ध्यान देना है सिंगापुर के हैं। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है चंद्रयान 3। ठीक है, तृतीय चंद्रयान मिशन था। 14 जुलाई 2023 को सफलतापूर्वक यह आपका प्रक्षेपण किया है। डेट इसकी जरूर याद रखिए, 14 जुलाई को प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, अभी पहुंचा था भैया 23 अगस्त को पहुंचा है, जिस दिन स्पेस डे मनाने लगे हैं, अंतरिक्ष दिवस। लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है LVM-3 M4 है। ये चीज़ आपको ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 4वीं ऑपरेशनल फ्लाइट है ये LVM-3 की। ठीक है, कहाँ से भेजा गया है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से भेजा गया है। ठीक है, इस पे आप देख सकते हैं कुल भार कितना था 3895 किग्रा था। चंद्रयान 3 के 3 मुख्य घटक थे। इंडिजीनियस प्रोपल्शन मॉड्यूल था, लैंडर मॉड्यूल था, रोवर मॉड्यूल था। रोवर का कुल भार आपका 26 किलो थी। ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। लैंडर आपका विक्रम था, रोवर आपका प्रज्ञान था। ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। यह आप देख सकते हैं भारत जो चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। लेकिन यदि बात कर दिया जाए चंद्रमा के साउथ में आपके क्या कहते हैं दक्षिणी साउथ पोल में लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। यदि हम बात करते हैं चंद्रमा में और कौन कौन देश गए हैं, अमेरिका, रूस और चीन। ठीक, जहाँ पर चंद्रमा पर आपके कहते हैं विक्रम लैंडर हमारा उतरा, उसे क्या नाम दिया गया है, शिव शक्ति नाम दिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, यह आप देख सकते हैं 23 अगस्त को जब यहाँ लैंडिंग किया है तो उसी दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये घोषणा की गई है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। चंद्रयान 2 ने जहाँ पर लैंडिंग की थी उसे क्या दिया गया है, तिरंगा। देखिए ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। वो तो पॉइंट अभी करंट का तो सबको बता दें, लेकिन ये भी ध्यान देना चंद्रयान 2 जहाँ पर उतरा था उसे तिरंगा नाम दिया गया था। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आगे इसमें बात करते हैं चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के पश्चात विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर निकलता है। आपने फोटो भी देखी होगी, प्रज्ञान के द्वारा फोटो भी भेजी गई थी इसरो को। ठीक है, इसरो ने विक्रम लैंडर में संलग्न चेस्ट
चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट नामक उपकरण के प्रयोग के द्वारा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के आसपास मृदा के तापमान का माप करने में सफलता प्राप्त की। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये आपको ध्यान दीजिए। ये एक उपकरण लगाया था, क्या था, चेस्टे चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। ठीक, यहाँ पे अध्ययन में निकला क्या है कि चंद्रमा की सतह के आसपास का तापमान कितना है, 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन सतह से 80 मिलीमीटर नीचे का तापमान -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। चीज़ें ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। चंद्रमा की जो ऊपरी मृदा जो है ये एक शक्तिशाली तापीय अवरोधक के रूप में कार्य करती है, ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। प्रज्ञान रोवर में संलग्न लिब्ज लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप उपकरण था। इसकी मदद से पहली बार दक्षिण ध्रुव के निकट चंद्रमा की सतह की एक मौलिक संरचना के यथास्थिति मापन में सफलता प्राप्त की गई। ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। इस शोध के फलस्वरूप इस क्षेत्र में सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि की गई। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी चीज ध्यान दीजिए। किस तत्व की उपस्थिति यहाँ पर यह पुष्टि की गई है, सल्फर की उपस्थिति। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम एवं टाइटेनियम की उपस्थिति का भी पता चला है। यहाँ पर इसके बाद मैग्नीज है, सिलिकॉन है और ऑक्सीजन की उपस्थिति का भी पता चला गया है। ठीक, इसके बाद देखिए रोवर में एक और चीज संलग्न थी, एपीएक्सेस। ये चीज आप ध्यान दीजिए, ये चीज बहुत अंदर से, मान लीजिए पेपर थोड़ा हार्ड बनेगा तो ये चीज पूछेंगे। देखिए ऊपर की चीजें सबको पता है, लेकिन ये चीजें नहीं पता, इसलिए इनसे आपके बनने के चांस ज़्यादा हैं। यहाँ पर रोवर में एक और चीज़ लगी हुई थी, उपकरण एपीएक्सेस अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण लगा था। इसके माध्यम से क्या है, चंद्रमा की सतह पर सल्फर सहित सूक्ष्म तत्वों की उपस्थिति की इसकी पुष्टि की गई। ये चीज़ ध्यान देना। और विक्रम लैंडर में संलग्न था क्या, रामभा रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर एक्सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, ये एक उपकरण लगा था। इसके माध्यम से क्या किया जा रहा था, चंद्र प्लाज्मा वातावरण का मापन किया गया था। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर। प्रारंभिक आकलन से यह पता चलता है कि चंद्रमा जो है सतह को घेरने वाला प्लाज्मा अपेक्षाकृत कम घना है। ठीक, इसके बाद देखिए लैंडर में संलग्न, लैंडर यानी विक्रम में एक चीज़ और संलग्न थी, ILSA इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, ये आपका भेजा गया था। ठीक है, ILSA इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी चंद्रमा पर भेजा गया। MEMS माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम जो है प्रौद्योगिकी आधारित प्रथम उपकरण था। ठीक है, इसके बाद देखिए रोवर के माध्यम से कंपन को रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, इसमें अगले चंद्र मिशन के तहत आपके इसरो द्वारा जाक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ यहाँ पर देखिए लूपेक्स मिशन का संचालन किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगला जो चंद्रमा मिशन आपका इसरो भेजेगा वो जाक्सा के साथ भेजेगा और उसका नाम आपका क्या रहने वाला है, लूपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन उसका नाम रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं GSLV F12 या NVS 01 मिशन की बात कर लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं GSLV F12 या NVS मिशन का यहाँ पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। NVS की बात करते हैं, द्वितीय पीढ़ी का नेविगेशन उपग्रह, ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। NVS 01 द्वितीय पीढ़ी का 5 उपग्रहों की श्रृंखला का पहला उपग्रह है, जिसने जो है नाविक जो आपका नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन इसका सेवाएं प्रदान करने के लिए परिकल्पित किया गया है। नाविक जो है आपको पता होना चाहिए, रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है आपको स्वयं का, भारत का ये बनाया हुआ है। ठीक है, NVS उपग्रह पहली बार स्वदेशी परमाणु घड़ी इंडिजिनस एटॉमिक क्लॉक का भी इसमें प्रयोग किया गया है। इसका जीवन काल 12 वर्ष रहने वाला है। शनि जो है सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भी चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि शनि की जो है 63 नए उपग्रहों की खोज की गई है, जिसके माध्यम से 146 हो गए हैं शनि के उपग्रह, जो कि सर्वाधिक हैं आपके। ठीक है, बृहस्पति आपके 95 हैं, इनको पहले बृहस्पति के सबसे ज़्यादा थे, अब शनि के हो गए हैं सबसे ज़्यादा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। शनि 100 या 100 से अधिक उपग्रह वाला ऑटोमेटिक बनी बात यही हो गया। अब टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटन, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। गैनीमीड बृहस्पति का उपग्रह है। इसके बाद हमारे सौर मंडल का सबसे दूसरा बड़ा उपग्रह भी चीज आपको ध्यान देना है, बृहस्पति का क्या है, गैनीमीड है। यहाँ पे देखिए 52वां उपग्रह डॉर्फ प्लैनेट प्लूटो जो है आपका, प्लूटो के 5 उपग्रह हैं, ये भी चीज आपको ध्यान देना है। डॉर्फ प्लैनेट है आपका प्लूटो। शनि की देखिए सबसे ज्यादा होगा 146, पृथ्वी का अपना 1 है, मार्स के 2 हैं,
फोबोस और डिमोस है। नेपच्यून के आपके 14 है, यूरेनस के 27 है, बृहस्पति के 95। बृहस्पति का सबसे बड़ा क्या है आपके, क्या कहते हैं, गैनीमीड है। ये भी चीज़ आपको ध्यान देना। शनि का सबसे बड़ा आपका कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप, मैं बता चुका हूँ अभी। ईएसए का जूस मिशन, ये आपका ईएसए क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंच गुआना से आपको भेजा गया है, फ्रांस के अंतर्गत आता है। एरियन 5 रॉकेट के द्वारा जूस मिशन को भेजा गया है। ये आप देखेंगे, यह मिशन जो है आपका गैनीमीड की कक्षा में प्रविष्ट होकर उसका परिक्रमण करेगा। ये चीज़ आपको जूस का फुल फॉर्म क्या है, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा आप काहे के लिए भेजेगा, ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है। आपको मिशन गैनीमीड जो आपका जुपिटर जो है यानी बृहस्पति, उसके गैनीमीड की कक्षा में प्रविष्ट होकर उसका परिक्रमण करेगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यह मिशन जो है कम से कम 3 साल का अवधि का रहने वाला है। यह आप देख सकते हैं 3वीं साल का उपग्रह है आपके बृहस्पति के। गैनीमीड, कैलिस्टो और यूरोपा का विस्तार पूर्वक पर्यवेक्षण करने के लिए ये भेजा गया है, चीज़ ध्यान देना है। जूस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य आपका गैनीमीड है और उसके बाद इन दोनों पर भी वो अपने परीक्षण कर सकता है, ठीक। गैनीमीड सौर प्रणाली में स्थित सबसे बड़ा उपग्रह, ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। भारतीय अंतरिक्ष नीति की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर भी ये लागू होगी यह नीति, ठीक है। इसे आप देखिए तैयार किसने किया है, इसे यह नीति आपके क्या कहते हैं, किन के अंडर में आएगी, उनके उत्तरदायित्व की बात करें तो इसरो, एनएसआईएल, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर तथा निजी कंपनियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व को यह स्पष्ट करते हैं, चीज़ आपको ध्यान देना है। इन स्पेस की बात कर लेते हैं हम। इन स्पेस एक स्वायत्त सरकारी संगठन के रूप में कार्य करता है। इसके पास क्या है, देश के अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, निर्देशित करने एवं प्राधिकृत करने का अधिकार है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। एनएसआईएल की बात करते हैं, इंडियन नेशनल स्पेस, आपका एनएसआईएल क्या है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर ये आपका सरकारी व्यय के माध्यम से सृजित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं प्लेटफॉर्मों के व्यवसायीकरण है, तो उत्तरदायी, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। और क्या है, ये इसरो का आपका RLV या LEX की मिशन की बात कर लेते हैं तो RLV का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन, इसका फुल फॉर्म है RLV LEX, ठीक। इसरो द्वारा एक काम किया जा रहा है कि यहाँ पर देखिए दोबारा उपयोग में लाए जाने वाले प्रक्षेपण यान का स्वतः लैंडिंग मिशन आपका सफलतापूर्वक संचालित कर लिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहला कदम है जिसके माध्यम से इसरो भी आपके कहते हैं रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने में कामयाब हो जाएगा। अभी ये पहला कदम रख दिया गया और सक्सेसफुली ये रहा है। जैसे कि आप देखते हैं नासा का है और आपका क्या कहते हैं स्पेस एक्स क्या है, ये करते हैं रीयूजेबल आप क्या कहते हैं रॉकेट बनाते हैं, ठीक है। इस पे जो है इसरो ने DRDO और भारतीय वायुसेना के सहयोग से आप क्या कहते हैं ATR एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक में किया है। इस मिशन का संचालन, चीज भी आपको ध्यान देनी है। यह विश्व में पहली बार हुआ है जब एक पंख वाले यंत्र यानी विंज्ड बॉडी को हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर स्वायत्त लैंडिंग करने के लिए छोड़ दिया गया। इसमें किया क्या गया, जैसे ये आपका पृथ्वी है, यहाँ से वायुयान से 4.5 किलोमीटर ऊपर ले जाया गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से छोड़ दिया गया है और जैसे रॉकेट है यहाँ से छोड़ दिया, रॉकेट आया है और ऐसे इसी पोजीशन में नीचे आके स्वयं रख गए। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ये पहली बार किसी ने किया है। और किस हेलीकॉप्टर के द्वारा इतना ऊपर ले गए थे, ये चीज़ आपको ध्यान है, चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा इसे ऊपर ले गए थे, ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पर, इसरो ने मई 2016 में HEX हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट मिशन में RLV TD के पुनः प्रवेश का प्रदर्शन किया था 2016 में। ये आपको ध्यान नहीं देना उतना, हालांकि ठीक है। और आपके लिए यहाँ पर कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है। LM3 M4 का वन वेब इंडिया 2 की बात कर लेते हैं। LVM3 के द्वारा लगातार 6वीं उड़ान है जो कि सफलतापूर्वक की गई है। यह आपके श्रीहरिकोटा से भेजी गई है। वन वेब कंपनी जो आपकी है, इसने 36 उपग्रहों को 450 किलोमीटर वाली वृत्ताकार कक्षा में स्थापित करने के लिए कहा गया था और ये कर दिया गया है, ठीक है। LVM3 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL द्वारा अपने उपभोक्ता जो है वन वेब जो है, जो कि आपकी UK कंपनी है, उसके द्वारा संचालित किया गया दूसरा समर्पित व्यावसायिक उपग्रह मिशन था। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। वन वेब जो है एक वैश्विक संचार नेटवर्क है और भारत में है, एयरटेल के साथ मिलकर काम कर रही है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक। आगे बात करते हैं विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड
रॉकेट की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका है 3D, पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है आपका टेरान। ये आपको ध्यान देना फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका के कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया है। लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचने में विफल रहा है। ये आपको ध्यान देना है, विफल हो गया, फेल हो गया है ये टेरान 1। ये आपको ध्यान देना है, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट था ये। भेजा किसके द्वारा गया है? रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा, जो कि वहाँ का स्टार्टअप था। ये चीज़ आपको ध्यान देना, बस इतना आपको ध्यान देना है। टेरर किससे संबंधित है? विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट है जो कि फेल हो गया है और यूएसए का है, प्राइवेट कंपनी के द्वारा आपका रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा इसे भेजा गया था। ठीक। मेगाट्रॉपिक्स 1 का नियंत्रित पुनर्प्रकाश सफल की बात यहाँ पर कर लेते हैं हम। यदि एक सेकेंड, ये आपका है मेगाट्रॉपिक्स 2 उपग्रह का पृथ्वी के वायुमंडल में नियंत्रित पुनः प्रवेश सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है। ठीक है, यह आपका इस उपग्रह को प्रशांत महासागर में उतार लिया गया है। ट्रॉपिकल वेदर और जलवायु का अध्ययन करने के लिए इसरो और फ्रांसीसी एजेंसी CNES के बीच में एक सहयोग के माध्यम से 2011 को इसे प्रक्षेपित किया गया है। ये आपको ध्यान देना, मेगाट्रॉपिक्स को इसरो और फ्रांस की स्पेस कंपनी के द्वारा इसे भेजा गया था 2011 में। इसका प्रक्षेपण PSLV C-18 के द्वारा किया गया था। इसका जीवन काल 3 वर्ष था, लेकिन यह है आप क्या कहते हैं 2021 तक उपयोगी आंकड़े ये उपलब्ध कराता रहा है। इसरो ने इसके स्पेस डेब्रिस को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत ये आपको पृथ्वी पर इसे उतारा गया। ये आपको ध्यान देना है। अगर ये स्पेस में बन रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बस यही था, भारत ने एक जिम्मेदार देश होने के नाते इस डेब्रिस, अंतरिक्ष में जो कचरा होता है उसे डेब्रिस कहते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना, उसको नीचे उतारा है अब। ठीक है, प्रतिबद्धता को यहाँ पर दर्शाया है भारत सरकार ने। आगे यदि बात करते हैं विश्व के, देखिए यहाँ पर 3D प्रिंटेड की हम बात करते हैं। पहला आपका यही किया गया है, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट है आपका, कौन सा है? आपको ये ध्यान देना है, टेरॉन फर्स्ट है, इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, ये थोड़ा मैं मिटा दूं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ये आपका है विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट आपका टेरॉन फर्स्ट है, ये आपको ध्यान देना है। और ये टेरॉन फर्स्ट आपको फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका के केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के द्वारा किया गया और ये लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचने में विफल रहा है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में जा रहा था लेकिन ये विफल हो गया है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इस रॉकेट का विकास आपके किसने किया है? रिलेटिविटी स्पेस ने किया है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, बस हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे मेगाट्रॉपिक्स 1 है आपका, ये नियंत्रण पुनर्वेश में आपका सफल रहा है। ठीक है, पुनर्प्रवेश में मेगाट्रॉपिक्स की बात करते हैं, ये आपका मेगाट्रॉपिक्स है। ठीक है, इसके बाद इस उपग्रह को प्रशांत महासागर में उतार लिया गया है, ये आपको ध्यान देना है। ये आपका किसके द्वारा था? ये आपका PSLV C-18 के माध्यम से इसे प्रक्षेपण किया था। कब किया गया था? 2011 में। आपको ध्यान देना, पूछा जा सकता है क्योंकि इसे भी वर्तमान में अंतरिक्ष में डेब्रिस कम करने के लिए इसे वापस भारत सरकार के द्वारा यानी इसरो के द्वारा उतार लिया गया 2011 में जो है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ट्रॉपिकल वेदर और जलवायु अध्ययन करने के लिए इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष कंपनी एजेंसी है जो CNES है, उनके द्वारा उन दोनों के सहयोग से भेजा गया था। ये आपको ध्यान देना है। इसकी जीवन काल 3 वर्ष की थी, लेकिन ये 2021 तक अपने आंकड़े उपलब्ध कराता रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए SSLV D2 EOS 3 की बात करते हैं, ये आपका SSLV की सेकेंड डेवलपमेंट फ्लाइट है। ठीक है, ये आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया है। इसको आपको इतना कुछ आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, कुछ खास नहीं है उतना, इसे आप छोड़ सकते हैं। ठीक, इसके बाद आगे हम यदि बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आगे आप लोगों के लिए क्या है, यहाँ पे देखिए आजादी सेट 2 को आपको ध्यान देना है। ये आपको आजादी सेट 2 है जो ये चेन्नई स्थित एक स्टार्टअप है, स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा ये उपग्रह निर्मित किया गया है, आजादी सेट 2, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, विश्व में प्रथम अवसर है जब ग्रामीण पृष्ठभूमि के संबंध में 750 छात्राओं ने मिलकर किसी उपग्रह को निर्माण में योगदान दिया, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑल वुमेन कॉन्सेप्ट के साथ यह अपनी तरह का पहला अंतरिक्ष मिशन था जिसका उद्देश्य स्टेम जो आपके साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में महिलाओं को बढ़ावा देने की यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है, ये आपका इसी के अंदर है। ठीक है, जो आपका SSLV D2 EOS मिशन है। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी है आपका होता है ये। इसको देखिए अमीरात चंद्र मिशन की बात कर लेते हैं हम, तो अमेरिका के फ्लोरिडा से कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से फाल्कन 9 के द्वारा जो SpaceX का है अमीरात चंद्र मिशन को भेजा गया है। ठीक है, सफलतापूर्वक
प्रेक्षित कर दिया गया है। ये पहला अरब मिशन है, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस मिशन के तहत राशिद रोवर भेजा गया है, जो आपके क्या कहते हैं उत्तर पूर्व में स्थित, चंद्रमा के उत्तर पूर्व में स्थित एटलस क्रेटर पर उतारा जाना था, ठीक है। और क्या कहते हैं, यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं। राशिद रोवर को चंद्रमा की सतह पर एक ऐसे क्षेत्र पर उतारना था जहां पर अभी तक भेजे गए किसी भी चंद्र अन्वेषण मिशन द्वारा क्या कहते हैं नहीं भेजा गया। ये आपको ध्यान देना है। ये आपकी यूएई के द्वारा डिजाइन किया गया है, ये भी आपको ध्यान देना। 100% अमेरिकी वो अमीराती इंजीनियरों के दल ने इसे तैयार किया, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। दुबई में दोस्तों मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर, ये आपको ध्यान देना है। ये जापान की कंपनी है आई स्पेस इंक के साथ मिलकर उन्होंने इसे तैयार किया है। लैंडिंग के कुछ समय पूर्व दोस्तों जो है ये आपका जब गया था अमीरात करके, तो ये आपका हकूतो RM1 लैंडर जो था, इसका संपर्क मिशन नियंत्रण केंद्र से टूट गया और ये असफल हो गया, ठीक है। चंद्रमा की सतह से टकराकर ये भी नष्ट हो गया है। नासा चंद्र मिशन की बात कर लेते हैं तो पहले महिला अंतरिक्ष यात्री आपकी गई है, ठीक है, आर्टेमिस सेकेंड। आपको ध्यान देना है मानव के आर्टेमिस कार्यक्रम का द्वितीय प्रस्तावित शेड्यूल है, ठीक है। 4 अंतरिक्ष यात्रियों के यहाँ पर नाम है, रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर और क्रिस्टीना हैमेक कोच और जेरेमी हैंसन। क्रिस्टीना क्रोच चंद्र मिशन पर जाने वाली पहले महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्रिस्टीना कोच, ठीक। ये आपको जो 3rd नंबर में महिला है। यहाँ पर देखिए अंतरिक्ष में किसी महिला द्वारा सबसे लंबे 328 दिन आप क्या कहते हैं इनके रिकॉर्ड है, सबसे अधिक समय तक ये 328 दिन तक अंतरिक्ष में रुकी थी, ठीक है। साथ ही वह पहली पूर्णतः महिलाओं द्वारा की गई स्पेस वॉक में भी शामिल थी, ये भी आपको ध्यान देना है। सबसे लंबा अरब अंतरिक्ष मिशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे यूएई के प्रथम व्यक्ति थे अंतरिक्ष में जाने वाले, कौन, हज्जा अल मंसूरी थे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं MBRSC ने सबसे लंबे अरब अंतरिक्ष यात्री मिशन, लॉन्गेस्ट अरब एस्ट्रोनॉट मिशन की घोषणा की है। ये ISS में आपके क्या कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 माह लंबा यह मिशन 2 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया, ठीक। उतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, इसे आप छोड़ सकते हैं। आगे यदि बात करते हैं, एक सेकंड, आगे इसमें देखिए तकनीक और प्रौद्योगिकी की हम बात कर लेते हैं। एरावत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान देना है। ये आपका एरावत की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कोलोराडो में हुआ है। इस पे आप देखेंगे सबसे सुपरफास्ट कंप्यूटर कौन सा है, तो फ्रंटियर है, जो कि आपका USA का, ये आपको ध्यान देना है। भारत को जो एरावत है ये आपका क्या कहते हैं, भारत का एरावत की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, एक सेकंड। भारत के 4 सुपर कंप्यूटर, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए एरावत जो है आपका CDEC पुणे में स्थापित, ये आपको ध्यान देना है। वर्तमान में भारत का सबसे फास्ट सुपर फास्ट कंप्यूटर है ये। टॉप 500 की बात करते हैं तो इसका 90वां स्थान आया है एरावत के, ये भी आपको ध्यान देना। इसकी अधिकतम गति कितनी है, 8.5 पेटाफ्लॉक्स है, ये आपको ध्यान देना। पेटाफ्लॉक्स इकाई होती है सुपर कंप्यूटर की स्पीड को नापने के लिए, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक। यहाँ पे देखिए पहले नंबर पर फ्रंटियर है, अमेरिका का है। अरोरा कहाँ का है, ये भी आपका अमेरिका का है। ईगल आपका अमेरिका का है। फुगाकू जापान का, फुगाकू आपका 24 स्थान पर आ गया, ये आपको ध्यान देना। पहला फ्रंटियर, अरोरा, ईगल, ये तीनों अमेरिका के हैं। आगे बात कर लेते हैं, आगे आपके लिए और क्या महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान है। CDEC पुणे में ही स्थापित है। परम सिद्धि AI, ठीक है, ये आपके क्या कहते हैं 163वें स्थान पर, ये आपको नहीं याद रखना 163, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि परम सिद्धि AI जो है ये कहाँ स्थापित, CDEC पुणे में स्थापित है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब प्रत्यूष आपका कहाँ स्थापित है, तो ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी मौसम विज्ञान संस्थान जो आपका पुणे में स्थित है, वहां स्थापित है आपका कौन, प्रत्यूष, ये भी आपको ध्यान देना है। ये आप पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है सुपर कंप्यूटर किस स्थान पर कार्यरत है, इसलिए आपको ये ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए सुपर कंप्यूटर, ये आपको ये लिस्ट है, इसे आपको ध्यान देना है। इस पे देखिए परम कामरूप कहाँ है, IIT गुवाहाटी में है। अनंत आपका परम अनंत कहाँ है, IIT गांधीनगर में है। मैं परम पोरुल आपका तिरुचिरापल्ली में है। परम प्रवेगा आपका ISC बेंगलोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। परम गंगा आपका IIT रुड़की में, आपके एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों, ये आपको जानना है। परम शिवाय IIT BHU, इसे आप याद रख सकते हैं, शिवाय जी BHU, ठीक। परम शक्ति IIT खड़गपुर में है। परम ब्रह्मा आपके ISC पुणे में है। और इसको परम सिद्धि देख सकते हैं आप, CDEC पुणे में है, ठीक। परम संगणक आपका IIT कानपुर में, इसे आप ध्यान देना, ये आपको यूपी का है। आगे देखिए यहाँ पर प्रथम हाई स्पीड रेलवे का अनावरण किया गया है।
इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं आपके क्या कहते हैं, जोको विडोडो हैं, इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण किया है, ये आपको ध्यान देना है। उसको नाम क्या दिया गया है, ऊस नाम दिया गया, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक। ऊस का फुल फॉर्म क्या है, वाक टू हेमत ऑपरेसी, ये आपको छोड़ देना, कोई मतलब नहीं है आपके लिए, ये आपको क्यों ले रखना हो, ऊस नाम है इसका। ये आपका दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल है, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आपको जोको विडोडो ने इसे क्या कहते हैं अनावरण इसका किया है। इस परियोजना को जो वित्त पोषित किया गया है, ये चीन के द्वारा वित्त पोषित किया गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। इसमें उसकी गति लगभग कितने होने वाली है, 350 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी गति होने वाली है। भारत की देखिए बात करते हैं, चिन्हित 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिल्ली लखनऊ वाराणसी है, और वाराणसी पटना हावड़ा है, ये आपको छोड़ना उतना खास नहीं है। भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात कर लेते हैं। भारत का पहला स्वदेशी क्षमता वाला आपका दाबित भारी जल रिएक्टर है, कौन कौन सा है, ये गुजरात में आपका स्थित है, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन की इकाई 3, ठीक है। ये 700 मेगावाट की आपकी इलेक्ट्रिक की क्षमता का बनने वाला है। इस रिएक्टर का व्यवसाय आपका 30 जून 2023 को प्रारंभ हुआ था, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। काकरापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन का जो इकाई 3 है, ये 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इस संयंत्र का परिचालन प्रारंभ हो जाने के बाद भारत की कुल नाभिकीय ऊर्जा क्षमता आपकी कितनी होगी, ये आपको देना 7480 मेगावाट इलेक्ट्रिक पहुंच गई है, ठीक है। भारत 6G अलायंस की बात कर लेते हैं। भारत 6G अलायंस आपके केंद्रीय संचार मंत्रालय के द्वारा इसकी गठन की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। इस पे आप एक सहयोगी मंच है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी कंपनियां, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान और मानक विकास संगठन इसमें शामिल होने वाले हैं। इस पे वायरलेस टेक्नोलॉजी में आपके नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इस पे दूरसंचार विभाग ने यहाँ पर देखिए TIG 6G टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप ऑन 6G का भी गठन किया था, ठीक है, 1 नवंबर 2021 को। और यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण, यहाँ पे देखिए भारत को वर्ष 2030 तक 6G प्रौद्योगिकी के डिजाइन, विकास एवं तैनात में अग्रणी करने का प्रयास यहाँ पर किया जाना है, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर इसके 2 चरण रहे होने वाले हैं, 2023 से 25 और 2025 से 2030 तक के, ठीक। इसमें आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए मोबाइल प्रौद्योगिकी या 6G प्रौद्योगिकी को क्या कहा गया है, ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा IMT 2030 यहाँ पर नाम दिया गया है, ठीक है। इसके बाद सागर संपर्क की बात कर लेते हैं। तो सागर संपर्क प्रणाली का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, किसने किया है, जलमार्ग मंत्रालय ने किया है, ठीक है। ये सागर संपर्क जो है, ये एक स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इससे होगा क्या, ये एक स्थल आधारित संवर्धन प्रणाली है जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS की त्रुटियों में सुधार करेगा, और जिससे कि अधिक सटीक जानकारी हमको मिल पाएगी, ठीक है। DGNSS की बात करते हैं तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है, समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए जो आपका सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, सोलास जिसे कहते हैं, एवं नेविगेशन एंड लाइट हाउस अथॉरिटीज के लिए समुद्री सहायता के लिए जो IALA है, इनके आपको फुल फॉर्म याद रखना है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एड्स टू नेविगेशन एंड लाइट हाउस अथॉरिटीज के क्या कहते हैं, इनके दायित्वों की पूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, ठीक है। और इसमें क्या महत्वपूर्ण है, यहाँ पर देखिए आपको केवल इतना याद रखना है, जो सागर संपर्क है ये आपके किससे संबंधित है, समुद्र में नेविगेशन को सुधार करने से संबंधित है, उनकी जानकारी को और अधिक सटीक करने के लेकर ये इसे आपका उद्घाटन इसका किया गया है, और किसके द्वारा किया गया है, जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा, बस आपको इतना ध्यान देना है। भारत का पहला रोबोटिक्स फ्रेमवर्क आपका है, ये आपका तेलंगाना सरकार ने जो है इसे अनावरण किया, ये आपको ध्यान देना है, तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा रोबोटिक्स फ्रेमवर्क की स्थापना की गई है, ठीक है। देश का ये पहला राज्य बन गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। इसमें क्या उद्देश्य क्या है इसका, स्थायी व आत्मनिर्भर रोबोटिक्स पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने की बात इसमें कही गई है, और इसमें तेलंगाना रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर की स्थापना की भी बात कही गई है। इस फ्रेमवर्क के तहत राज्य में एक रोबो पार्क की स्थापना भी की जाएगी, ठीक। तेलंगाना ने इसके पूर्व, ये आपको नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है, विश्व का पहला नैनो DAP तरल उर्वरक, ये आपको जो है नई दिल्ली में नैनो DAP तरल उर्वरक का लोकार्पण किया गया है। नैनो DAP जो है ये विश्व का पहला है इस तरह का जो नैनो DAP तरल लिक्विड में लिक्विड फर्टिलाइजर ये बनाया गया है, ठीक है। इफको द्वारा इसे बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। यह करेगा क्या, यह पौधों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक प्रभावी उपाय है, और इसे आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि की संकल्पना के रूप में इसे विकसित किया गया है, ठीक। ये जो नॉर्मल DAP होता है, जो डाई अमोनियम फास्फेट जिसे कहते हैं, इससे सस्ता होता है और ये जगह भी कम लेता है। नैनो DAP तरल नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का एक समृद्ध स्रोत है।
ये पौधों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी को पूरा करेगा। नैनो डीएपी जो है, जो अवशेष मुक्त हरित फार्मिंग के लिए उपयुक्त है, ये भी आपको ध्यान देना है। इफ्को ने नैनो डीएपी उर्वरक के उत्पादन के लिए गुजरात के कलोल और कांडला में उत्पादन सुविधाओं की स्थापना की, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त जो पारादीप है आपको उड़ीसा में, इसके लिए भी एक वहां पर भी इकाई स्थापित की गई है। ठीक, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क आपका कहाँ स्थापित किया गया है, आधारशिला रखी गई है, ये कहाँ रखा गया है, तिरुवनंतपुरम में, जिसे टेक्नो सिटी परिसर में, वहां पर है एक टेक्नो सिटी परिसर है, वहां पर इसे स्थापित करने की बात कही जा रही है, आपका केरल में, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की क्या कहते हैं, मंजूरी दे दी गई है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। इसकी अवधि आपको ध्यान देना 2023-24 से 2030-31 के मध्य रखी गई है। इस पे जो है मध्यवर्ती स्तरीय क्वांटम कंप्यूटरों का विकास किया जाएगा 8 वर्षों की अवधि में। इस क्वांटम कंप्यूटरों की जो क्षमता रहेगी 50 से 1000 फिजिकल क्यूब्स रहेगी, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, सुपर कंडक्टिंग और फोटोनिक प्रौद्योगिकी में विकसित किए जाएंगे ना। ठीक है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंदर 4 विषयों पर ध्यान दिया जाएगा। ये आपके 4 विषय कौन कौन से हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी और क्वांटम सामग्री एवं उपकरण। ठीक, आपको ये ध्यान देना है गुजरात में ग्रेटर कर्णावती क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी पार्क भी स्थापना यहाँ पर प्रस्तावित की गई है, ये भी आपको ध्यान देना है। यूरेनियम 241 यूरेनियम का नया समस्थानिक मिल गया है। ठीक है, ये आपको कहाँ मिला है, जापान में मिला है। यूरेनियम 241 यूरेनियम का नया समस्थानिक, ये आपको ध्यान देना है। इस नए समस्थानिक का परमाणु क्रमांक 92 और द्रव्यमान संख्या कितनी है, 241 है। इससे क्या पता चलता है कि यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 92, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, समस्थानिक का मतलब यही होता है। परमाणु क्रमांक आपका क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक इनका ये आप देखेंगे, एक सेकंड, यहाँ पर ये आप देखिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण, यूरेनियम 241 यूरेनियम का दूसरा सबसे भारी समस्थानिक है। ठीक है, इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, पर समस्थानिक का मतलब यही होता है। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे U41 की जो खोज की है जापान स्थित हाई एनर्जी एक्सीलरेटर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई, ये आपको ध्यान देना है। प्रोटॉनों की संख्या 92 है और न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 149 है। इसके बाद आपको देखिए यूरेनियम 238 क्या कहते हैं सबसे भारी समस्थानिक, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है, यहाँ पर देखिए एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की जा रही है। कहाँ की जा रही है, ये आपको देखिए जितेंद्र सिंह जो है केंद्रीय मंत्री, उनके द्वारा इसे किया जा रहा है। इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT जिसे कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना आपके क्या कहते हैं, देव स्थल वेधशाला परिसर में की जाएगी। ये आपका कहाँ है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपका आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान है, ये भी आपको ध्यान देना है, वहां पर एक की जा रही है। ठीक है, एरियाज भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत उत्तराखंड के नैनीताल जिले में अवस्थित एक संस्थान है। इसका फुल फॉर्म क्या है, ARIES का आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस है। ठीक, इस टेलीस्कोप की जो डिजाइन और निर्माण बेल्जियम में एडवांस मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया है। बस आपको इतना ध्यान देना, इसे छोड़ देना, आपके मतलब का नहीं उतना। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं, ये आपकी जारी किया गया है किसके द्वारा, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आपकी जारी किया गया है वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर के द्वारा। ठीक, कहाँ की कंपनी है, ये स्विट्जरलैंड के, ये भी आपको ध्यान देना है। PM 2.5 के आंकड़ों पर यह आधारित होता है, पार्टिकुलेट मैटर इसे कहते हैं PM को। ठीक है, इस पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा आपके क्या कहते हैं, शीर्ष 3 देशों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर PM 2.5 जहाँ पे आर्द्रता सबसे ज्यादा है, सांद्रता यानी, चाड, इराक और पाकिस्तान है। ठीक है, विश्व के सबसे प्रदूषित देश आपके कौन है, चाड है, इराक है, पाकिस्तान है, टॉप 3। ठीक है, और यहाँ पे भारत की बात कर लेते हैं। भारत 8वें स्थान पर है प्रदूषण में, PM 2.5 में। ठीक, चाड की राजधानी का आपको नाम याद रख लेना है, क्या है, अनजामेना है, विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है, ये भी आपको ध्यान देना है। दिल्ली की बात कर लेते हैं, दिल्ली आपकी विश्व की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी है, ये भी आपको ध्यान देना है। आगे हम यहाँ पे बात करने वाले, ये आपको नहीं ध्यान देना है, छोड़ देना है इसे। ठीक, देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर की बात कर लेते हैं हम। इसकी यदि बात करते हैं हम, ये आपके झारखंड के कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल संयंत्र आपके क्या कहते हैं, वहां पर देश का पहला वातानुकूलित एयर कूल्ड कंडेंसर का शुभारंभ किया गया है। इसका निर्माण आपके NTPC के द्वारा किया गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। आगे बात कर लेते हैं, बैंडिकूट विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट है। ये केरल सरकार के द्वारा बनाया गया है। ये आपके जो कहते हैं
मैला ढोने वाले लोग होते हैं उनकी जगह पर बैंडिकूट का यहाँ पर अनावरण किया गया है, ये आपको ध्यान देना है। ये आपको गुरुवायूर सीवरेज परियोजना के अंतर्गत शामिल है बैंडिकूट, ये आपको ध्यान देना है। केरल में जो है मैन होल्स की सफाई हेतु रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मैन होल्स का मतलब ये है जो आपकी नालियां आप देखते हैं ना, उसमें जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो नीचे जाकर स्वयं साफ करते हैं, उसके स्थान पर यहाँ पर रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। बैंडिकूट का विकास जो है जेनरो रोबोटिक्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया, ये आपको ध्यान देना, बस आपको ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए एसडीजी गोल 3 जो आपका आता है तीसरे नंबर पर आपका क्या हेल्थ है, और आपका 4 नंबर पे क्या है शिक्षा एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन की बात की जा रही है। और आपके 6 में क्या है स्वच्छता सैनिटाइजेशन और आपका वाटर शुद्ध मिले आपको। 8 में बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ और वर्क के लिए बात की जा रही है। यहाँ पर देखिए लक्ष्य 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट, असमानता में कमी की बात यहाँ पे की जा रही है, बस आपको इतना ध्यान देना हो गया। जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज की गई है, कहां पर मिले हैं, रियासी जिले में मिले हैं जम्मू एंड कश्मीर के, ये आपको ध्यान देना। उसके बाद लिथियम के दूसरे भंडार भी मिल गए हैं आपके, राजस्थान में भी मिले, ये भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर कितना आपके 5.9 मिलियन टन की लगभग अनुमानित की जा रही, कितना मिलने की उम्मीद है, ठीक है। लिथियम का उपयोग कहाँ में किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, डिजिटल कैमरा है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल जो बैटरी बनती है उनके उनमें ये काम आता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। कुछ महत्वपूर्ण लिथियम युक्त खनिज की बात करें तो कौन कौन से हैं, स्पोडोमीन है, लेपिडोलाइट है, एम्बेलायोगेनेट है, आपको स्पोडोमीन है, पेट्रोलाइट आप याद रख सकते हैं, उतना खास नहीं है, ठीक है। बात करते हैं सबसे बड़े लिथियम के भंडार कहां पर है तो आपको ध्यान देना है चिली में है सबसे बड़े लिथियम के भंडार हैं, कितने हैं 9.3 मिलियन मीट्रिक टन है। भारत में कितना मिला ये भी आप देखें 5.9 मिलियन टन आपका मिला है, ठीक है, मिलियन टन केवल है, और वहां मिलियन मीट्रिक टन मिला हुआ है। भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र आपका आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया जाएगा, ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। इसकी क्षमता कितने होने वाली है 270 मेगावाट होने वाली है, मेगावाट घंटा। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो ये आपका कहाँ आयोजित हुआ है, ये आपका नागपुर में आयोजित हुआ है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय वहां पर आयोजित किया। इसका जो है थीम क्या थी, महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना की है, ये भी आपको ध्यान देना है। आगे बात कर लेते हैं आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो 14 वर्गों में इसे बांटा गया था, ये आपको ध्यान देना है, ठीक। और इसमें क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए, जनजातीय विकास विज्ञान कांग्रेस का आयोजन इसमें पहली बार किया गया है, ये भी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आपके क्या है, देखिए बीज माता के रूप में किसे जाना जाता है, पद्मश्री राहीबाई सोमे पुपेरो को यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे, ये आपको बीज माता किसे कहा जाता था, पद्मश्री है, पद्मश्री उन्हें मिल चुका है, राहीबाई सोमा पुपेरो यहाँ पर आई थी मुख्य अतिथि के रूप में। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना आपकी आई है, ठीक है, 3 जनवरी 2023 को घोषित किया गया है। कहाँ से घोषित किया, गुजरात के सूरत से घोषित किया गया हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना। इस परियोजना में क्या किया जाएगा, पीएनजी जो पाइप्ड नेचुरल गैस होता है उसके नेटवर्क में हरित हाइड्रोजन का मिश्रण किया जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। ये परियोजना एनटीपीसी और गुजरात की गैस लिमिटेड जो कंपनी है उसका संयुक्त प्रयास है, ये भी आपको पॉइंट ध्यान देना है। यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, देखिए 2047 तक भारत को जो है एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना है, ऊर्जा के रूप में हमें विदेशों से आयात नहीं करना है। और साथ ही दूसरा पॉइंट क्या है, 2070 तक जो है यहाँ पर भारत को कार्बन में नेट जीरो होना है, यानी उत्सर्जन जीरो रखना है, इसलिए ये संयंत्र का विकास किया जा रहा है। देखिए और अगला पॉइंट आपको ध्यान है, नैनो यूरिया तरल संयंत्र का भी उद्घाटन किया गया है। आपके कहाँ से किया गया, महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश के आंवला एवं फूलपुर में नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया गया है। ये आपके इफ्को नैनो यूरिया जो है नैनो प्रौद्योगिकी के आधारित है और ये एग्री इनपुट के लिए एक काम करेगा। और इसमें क्या होगा, इसमें पौधों में जो है नाइट्रोजन की उपलब्धता भी बढ़ेगी, क्योंकि देखिए भारत की जो भी आप खेती के लिए वो देखते हैं ना भूमि, उसमें जो सॉइल जो होती है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की सब में आपको कमी मिलेगी, ये आपको ध्यान देना है। नैनो यूरिया जो है इसमें 4% नैनो स्केल नाइट्रोजन कण होते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है।
और इसमें क्या है देखिए, नैनो यूरिया जो है लीचिंग एवं गैसीय उत्सर्जन के रूप में कृषि क्षेत्र में होने वाले पोषक तत्वों के नुकसान को कम करेगा और इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट को न्यूनतम रखने में सहायक करे, ये भी आपको ध्यान देना है। साथ में ये भी आपको ध्यान देना, देखिए गांधी धाम गुजरात में इफ्को नैनो डीएपी तरल संयंत्र की भी आधारशिला रखी गई थी, ये आपको ध्यान देना है, अमित शाह जी के द्वारा। अब देखिए शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टीबी रिपोर्ट आई है विश्व की, ये आपकी किसके द्वारा जारी की जाती है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा जारी की जाती है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब होती है, 1948 में होती है। इस पे 192 देश क्या कहते हैं, इसमें आंकड़े लिए गए हैं 192 देशों की। इसमें आप देख सकते हो 2022 में लोगों की संख्या कितनी है, 7.5 मिलियन है जो टीबी से ग्रसित है, ये आपको ध्यान देना है। टीबी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसकी जो 1995 से इसको इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, ये आपको ध्यान देना है। 2022 में टीबी के कारण अनुमानित 1.30 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पूरे विश्व में टीबी के 2/3 मामले सबसे ज्यादा कहां पर, देखिए सबसे ज्यादा भारत में महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा टीबी के पेशेंट कहां है, भारत में 27%, दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, 2027 तक टीबी उपचार कवरेज का लक्ष्य जो है 90% निर्धारित किया गया है, ठीक है। 9 सितंबर 2022 को क्या कहते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ भी किया गया है। कब किया गया है, 9 सितंबर 2022 को। इसके माध्यम से कहा क्या गया है, ये आपको ध्यान देना है, देख सकते हैं। जो आपको विश्व के द्वारा, देखिए विश्व के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा 2030 तक रखा गया है, ठीक है। लेकिन भारत सरकार की बात करते हैं तो भारत सरकार ने इस अभियान के तहत जो लक्ष्य रखा गया है टीबी उन्मूलन का 2025 तक है, महत्वपूर्ण है। 5 साल पहले ही हम लक्ष्य रखे हैं कि टीबी को हमें खत्म करना है, ठीक। इसके तहत एक निक्षय मित्र पहल भी क्या कहते हैं, इसमें पहल की शुरुआत की गई। इस पे क्या किया गया है कि टीबी मरीजों को गोद लेने की बात कही गई है और उनके देखभाल और इलाज में सहायता हो सके, इसके लिए कहा गया है, ठीक है। निक्षय का अभिप्राय क्या है, नी इंड कस्य टीबी, टीबी को समाप्त करने के नी इंड अक्षय टीबी की बात कही गई है, ठीक। भारत पोल्ट्री क्षेत्र एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त। यहाँ पर देखिए विश्व पशु जो स्वास्थ्य संगठन है आपका, ये आपका कहाँ स्थित, ये आपको महत्वपूर्ण कहाँ है, पेरिस में, फ्रांस में, ठीक। इस पे क्या है, भारत में जो पोल्ट्री क्षेत्र में अत्यधिक रोगजनक एवियन जो है इन्फ्लुएंजा है उससे मुक्त होने की घोषणा कर दी गई है, ठीक। यहाँ पे विश्व अंडा दिवस आपके क्या कहते हैं, विश्व अंडा दिवस के अवसर पर प्रदान की गई है, कब, 13 अक्टूबर को विश्व अंडा दिवस है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है। जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा या इसे बर्ड फ्लू, एवियन पक्षी इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, इसमें ए विषाणु के संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी को संदर्भित करता है ये। अब देखिए ये महत्वपूर्ण, द्वितीय मलेरिया की क्या कहते हैं एक टीका बनाई गई है, कौन सी है, R21 मैट्रिक्स एम। ये आपको डब्ल्यूएचओ के द्वारा 2 अक्टूबर 2023 को नए टीके का सिफारिश की गई है। इस नए टीके का नाम क्या है, R21 मैट्रिक्स एम, ये आपको ध्यान देना है। मलेरिया आपका कैसे होता है, प्रोटोजोआ होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। मलेरिया का है दूसरा टीका है, ये आपको ध्यान देना। 2021 में RTS SAS01 नामक एक टीके का यहाँ पर पहला जो यहाँ पर मंजूरी दी थी, ठीक है। R21 मैट्रिक्स एम टीके की बात कर लेते हैं तो देखिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जेनर इंस्टीट्यूट और आपके सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया जो आपके भारत की कंपनी है उसके आधार पूनावाला जो आपके हेड हैं, इनके दोनों ने मिलकर इसे बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है, और आपके लिए यहाँ पर देखिए यह एक सैपोनिन आधारित एडजुवेंट है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं हम, देखिए सैपोनिन जो है आमतौर पर चिली में पाई जाती है, ये आपको ध्यान देना। फिलाजा सैपोनेरिया या सोपबर्क पेड़ से ये प्राप्त होता है, ये भी आपको ध्यान देना है, औषधीय गुण इसमें मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डब्ल्यूएचओ द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर, यहाँ इसका अनावरण किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की बात कर लेते हैं, 17 सितंबर को मनाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान देना। 2023 की थीम क्या है, इंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी, रोगी सुरक्षा के लिए रोगियों की संलग्न करना रोगियों को। यहाँ पर देखिए ये महत्वपूर्ण ये पॉइंट, डब्ल्यूएचओ पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन आपके गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन हुआ है। डब्ल्यूएचओ ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट, इसका आयोजन आपके क्या कहते हैं आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इसकी थीम क्या थी, सभी के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण पर जोर की बात यहाँ पर कही गई है। यहाँ पर गुजरात घोषणा पत्र भी जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए डब्ल्यूएचओ के पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र आपका खोल गया, कहाँ पर खोले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जामनगर में, गुजरात
में खोला गया है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए किसी भी विकासशील देश में स्थापित किया गया संयुक्त राष्ट्र का पहला एवं सबसे बड़ा पारंपरिक चिकित्सक स्थल है, कहाँ पर, जामनगर में खोला गया है WHO का पारंपरिक चिकित्सा हेतु वैश्विक केंद्र। ठीक, अब यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय सिकल सेल व एनीमिया उन्मूलन मिशन, ये आपके मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से आपके राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया गया है 1 जुलाई 2023 को। केंद्रीय बजट में इसका उल्लेख था। ठीक है, इस मिशन का यहाँ पर देखिए, इस मिशन में क्या कहा गया है, 2047 तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 278 जिलों में क्या कहते हैं, इस मिशन को शुरुआत किया जाएगा। शुरुआती दौर पर उच्च केंद्रित राज्यों में बात कही गई है। यह कार्यक्रम आपका कहते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, मिशन में प्रारंभ में 17 राज्यों पर प्राथमिकता दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश यहाँ पर शामिल है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश है, ये आपको उत्तर प्रदेश ध्यान देना है, आपको उत्तर प्रदेश इस मिशन में हिस्सा है। ठीक, सिकल सेल एनीमिया की बात कर लेते हैं। ये आपका अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग में आपके क्या कहते हैं, एनीमिया आ गया, और आपके इसी के साथ आपका जो आपका कलर ब्लाइंडनेस होता है, ये भी आपको उसी का हिस्सा होता है। ठीक है, इस बीमारी में होता क्या है, देखिए रोगी की जो आरबीसी होती है ऑक्सीजन की कमी से अर्धगोलाकार एवं सख्त हो जाती है, यानी आरबीसी में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे इन्हें क्या कहा जाता है, सिकल सेल कहा जाता है। लैटिन भाषा में सिकल का अर्थ हंसिया होता है। ठीक है, यहाँ पर जब ऑक्सीजन कमी हो तो अर्धगोलाकार एवं सख्त हो जाती है लाल रक्त कणिकाएं, ये आपको ध्यान देना आरबीसी की। यहाँ पर देखिए आरबीसी में जो है शरीर में हीमोग्लोबिन व रक्त की कमी होने लगती है, जब ऐसी सिकल सेल जो है धमनियों में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इससे इस रोग को ही सिकल सेल एनीमिया इसलिए कहा जाता है। सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस की बात कर लेते हैं, 19 जून को सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस मनाया जाता है। बेलीज आपका मलेरिया मुक्त हो गया है, WHO के द्वारा बेलीज को यहाँ पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। बेलीज पिछले 5 वर्षों में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र हासिल करने वाले में आपका चौथा देश बन गया है, यह आपको ध्यान देना है। अमेरिकी क्षेत्र का है ये। ठीक है, मध्य अमेरिका का दूसरा देश बन गया है। देखिए अभी 2018 में आपके पराग्वे को, 2019 में अर्जेंटीना को, 2021 में अल सल्वाडोर को, और 2023 में आपके क्या कहते हैं, बेलीज है, ये आपका मध्य अमेरिका का भाग है, ये आपको ध्यान देना है, मध्य अमेरिका में आता है ये। इसके अतिरिक्त बेलीज वर्ष 2023 में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र पाने वाला तीसरा देश बना है। यहाँ पर देखिए 2023 में अजरबैजान तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, और अगले ये आपका ये देश हो गया आपका बेलीज, तीसरा देश बना है। यहाँ पर देखिए विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 आपकी जारी की गई है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 249 मिलियन जो है मलेरिया के, यहाँ पर ये ध्यान नहीं देना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट में दक्षिण पूर्व एशिया में जो है मलेरिया के कुल मामलों में भारत 66% मामलों के साथ सबसे अधिक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, WHO अंतरराष्ट्रीय रोगाणु निगरानी नेटवर्क की यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क की यहाँ पर स्थापना यानी लॉन्च किया गया है इसे। इसका उद्देश्य क्या है, रोगाणु जीनोमिक्स में जो है आपके इसके माध्यम से संक्रामक रोगों से रोग जो होते हैं उनसे आपको लोगों की रक्षा करने की बात इसमें कही गई है। ठीक है, इस पे जो है आपके देख सकते हैं वायरस है और बैक्टीरिया है और अन्य रोगजनक जीवों के आनुवंशिक कोड का विश्लेषण किया जाएगा, ताकि जो आने वाली बीमारियां हैं उनको पहले से ही रोका जा सके और उनके लिए उचित कदम उठाए जा सके। ठीक, IPSN का मुख्यालय यहाँ पर सचिवालय है, WHO हब फॉर पैंडेमिक एंड एपिडेमिक, ये आपका वहीं पर स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। वन वर्ल्ड टीबी समिट की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपका वाराणसी में हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में 24 मार्च 2023 को, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए एनुअल इंडिया टीबी रिपोर्ट भी यहाँ पर जारी की गई मोदी जी के द्वारा। इस पर कहा क्या गया है, देखिए यहाँ पर जागरूकता बढ़ाने में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के सहयोग का लाभ उठाने के लिए टीबी मुक्त पंचायत पहल की भी शुरुआत की गई, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए पर्यावरण की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, पर्यावरण विज्ञान की यहाँ पे बात कर लेते हैं। नीलगिरी तहर परियोजना की बात कर लेते हैं, ये आपके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो हैं MK स्टालिन जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु ने अपने राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर परियोजना आपकी इसे जारी किया, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर राज्य के पशु क्या है, इनका नीलगिरी तहर है, ये आपको ध्यान देना। भारत में इस प्रकार की पहली परियोजना है, ये भी आपको ध्यान देना। 2022 से 2027 के मध्य में ये चलेगी। ठीक है, और 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर डे भी मनाने की बात कही गई है इनके द्वारा। देखिए IUCN की जो रेड लिस्ट होती है, रेड डाटा बुक होती है, यहाँ पर इसे इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है।
अगला पॉइंट यहाँ पर देश का देखिए 54वां बाघ अभयारण्य की बात कर लेते हैं हम दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य जो आपका एमपी में है, उसको 54 नंबर का बाघ अभयारण्य यहाँ पर घोषित किया गया, यानी टाइगर रिजर्व आपका बोला गया है। ठीक है, यह बाघ अभयारण्य आपके मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंह जिले में विस्तृत है, ये भी आपको ध्यान देना है। देश का ये 54वां है, ठीक है, जबकि मध्य प्रदेश का ये 7वां है, ये भी आपको ध्यान देना है। बात कर लेते हैं वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की। आकार में ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक, और आपके लिए क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण है, देखिए ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित बाघ अभयारण्य देखिए, कान्हा है, सतपुड़ा, संजय दुबरी, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, वीरांगना दुर्गावती। देखिए नमो 108 कमल की नई प्रजाति यहाँ पर नाम इसको दिया गया है। कमल के एक पुष्प की प्रजाति है जिसे नमो 108 कहा गया है। इस अवसर पर कमल अभियान का भी शुभारंभ किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान देना है। कमल की जिस प्रजाति का अनावरण किया गया है उसमें 108 पंखुड़ियां हैं, इसलिए इसे नमो 108 नाम दिया गया है। ठीक, इस पुष्प को लखनऊ में स्थित जो CSIR है, CSIR की जो संस्था है उसके द्वारा इसे विकसित किया गया था। ठीक है, कमल के इस पे देखिए कमल के जो ये पुष्प है, ये अन्य प्रजातियों के विपरीत इसमें क्या होगा, मौसमी परिस्थितियों के प्रति अधिक लचीली होगी ये। ठीक, कमल की नमो 108 मार्च से दिसंबर तक पुष्पित होती है। यह आपकी नमो 108 की खोज मणिपुर में कई वर्षों में हुई थी, कई वर्षों पूर्व हुई थी, आपको ध्यान देना। नमो 108 भारत के कमल की जो है पहली प्रजाति है जिसका जीनोम पूरी तरह से अनुक्रमित किया गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक, अखिल भारतीय बाघ आकलन की बात कर लेते हैं। ग्लोबल टाइगर डे आपको 29 जुलाई को मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान देना है। इन परिणामों को देखिए क्या कहा गया है, स्टेट्स ऑफ टाइगर्स को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया, ये रिपोर्ट आपकी जारी की गई है, ये आपके पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया है। वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कितने हैं, 3682, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जबकि जो यहाँ पर बात की जाए भारत में कितने बाघ हैं विश्व में, विश्व के लगभग 75% से अधिक बाघ आपके यहीं पर पाए जाते हैं। 2018 में जो है बाघों की संख्या 2967 थी, ये भी आपको ध्यान देना है। जिम कार्बेट जो है आपका क्या कहते हैं, जो उत्तराखंड में बाघों की संख्या यहाँ सर्वाधिक है, कितनी है, 260 है, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद आप बात करते हैं बांदीपुर बाघ अभयारण्य जो कि आपके कर्नाटक में यहाँ 150 है, ये भी आपको ध्यान देना है। भारत में बाघों की संख्या की बात करें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक में, फिर उत्तराखंड में, ये आपको ध्यान देना है। पहला नंबर मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर आपका उत्तराखंड है। यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट टाइगर के आपके 50 वर्ष पूरे हो गए। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आए थे, ये भी आपको ध्यान देना है, देख सकते हैं आप प्रोजेक्ट टाइगर। यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट टाइगर विश्व में अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रजाति संरक्षण पहल था। इस पे 1 अप्रैल 2023 को इसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मैसूर कर्नाटक में स्थित मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के स्मरणोत्सव में कार्यक्रम का उद्घाटन किए थे, ये भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके देख सकते हैं 9 अप्रैल 2023 को ही इसका लॉन्च किया गया था। किसने किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस पे आपको ये ध्यान देना है, इस पे 7 प्रमुख बिग कैट्स यहाँ पर शामिल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान देना। देखिए इस पे शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण की बात यहाँ पर कही गई, ये आपको ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। भारत में चीतों के पुनर्वास की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पुनर्वास आपको 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश में रहने के लिए मुक्त कर दिया गया है। इन चीतों को नामीबिया से लाया गया था, ये भी आपको ध्यान देना है। 8 चीतों को जो है यहाँ पर कूना राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया, जिसमें 5 मादा थे फीमेल और 3 आपके मेल थे। 1952 में जो कहते हैं आपके हमारे यहाँ देश से चीता विलुप्त हो गए थे, ये आपको ध्यान देना है, 1952 में ही विलुप्त हो गया था। 18 फरवरी 2023 में आपके क्या कहते हैं दक्षिण अफ्रीका से भी आपके चीते लाए गए थे, कितने 12 लाए थे, ये आपको ध्यान देना है। भारत का पुनर्वास प्रोजेक्ट चीता की बात कर लेते हैं। इस पे आप ये आपके अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की विश्व की प्रथम परियोजना है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक, यहाँ पे आपको ध्यान देना, भारत में जो चीता विलुप्त हुआ था उसका नाम क्या था दोस्तों, यहाँ पे आप वैज्ञानिक नाम उनका देख सकते हैं, एस्नियोक्स जुबाटस वेंटिकस। ठीक, जबकि जो नामीबिया से लाया जा रहा है उसका वैज्ञानिक वो अफ्रीकी चीता है, ये एशियाई चीता था, इसका नाम एसियनो जुबाटुस जुबाटुस है इसका नाम। ठीक, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से जो आपके चीते लाए गए हैं उनमें से 20 चीतों में से 6 चीतों की मौत हो चुकी है। चीता परियोजना संचालन समिति की बात कर लेते हैं। 26 मई 2023 में 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया था।
ठीक, बस आपको इतना ध्यान देना है, बस हो गया। यहाँ पर देखिए महेंद्रगिरी पहाड़ी की बात कर लेते हैं। महेंद्रगिरी पहाड़ी जैव विरासत स्थल आपका यह उड़ीसा सरकार द्वारा इसको घोषित किया गया है, महेंद्रगिरी पहाड़ी को, ये आपको ध्यान देना है। महेंद्रगिरी पहाड़ी की बात कर लेते हैं तो यह उड़ीसा का द्वितीय बायोडाइवर्सिटी विरासत स्थल बन गया है। पहला आपका कौन सा, मंदसुरु कंधमाल जिला में है, ये भी आपको ध्यान देना है। उड़ीसा के हैं ये दोनों। तमिलनाडु सरकार ने जो है 2022 में अरिटापट्टी को तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था, ये भी आपको ध्यान देना है। भारत की बात कर लेते हैं। भारत में वर्तमान में 44 बायोडाइवर्सिटी विरासत स्थल है, ये भी आपको ध्यान देना। भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी विरासत स्थल की बात करें तो नल्लूर टैमरिस्ड ग्रोव आपका है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है, 10 बायोडाइवर्सिटी क्या कहते हैं विरासत स्थल है यहाँ पर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक ही है, ठीक है। और आप क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में 3 है और बिहार में कोई भी नहीं है। भारत के 75 रामसर साइट्स की बात कर लेते हैं। वर्तमान में आपके 75 हैं, ये आपको ध्यान देना है। देश का कुल 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में सर्वाधिक है, 14 है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस पे देखिए जिनको मैं बता दूं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए मन्नार की खाड़ी, ये आपको ध्यान देना है। पॉइंट किमलियर, पिचवरम, पल्लिन कनराई, वेल्लोर आपका महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए आपका कांजीरकुलम, इसमें आपको इतना बताया, वेम्बनाद वेम्बनूर आपका है। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आपकी 10 है, दूसरे नंबर उत्तर प्रदेश है जहां 10 है, तमिलनाडु में 14 है। ऊपरी गंगा नदी, यहाँ पे देखिए सब आपको याद रखना है। बखीरा है, इनके आपको जिले भी याद कर लेने हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। नवाबगंज हो गया, सरसई सरोवर हो गया, और आपका हरके झील है, ये देखिए हरके झील आपका पंजाब में है, पंजाब में 6 है। सुर सरोवर भी यूपी में महत्वपूर्ण है, ठीक है। समसपुर बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ पर देखिए आपके लिए और क्या महत्वपूर्ण है, यहाँ पे उड़ीसा में चाहे चिल्का लेक हो गया, भीतरकनिका हो गया, हीराकुंड, अंशुपा झील। यहाँ पर देखिए जम्मू और कश्मीर की उलर झील, और क्या है हाइगम आर्द्र भूमि, सालबुग आर्द्र भूमि। गुजरात में 4 हैं आपके, क्या कहते हैं, खिजड़िया, नल सरोवर, थोल, वंदवाना। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, भोज, साख्य, सिरपुर, यशवंत। हिमाचल प्रदेश की रेणुका आपको याद रखना है। केरल में आपको देखो वेम्बनाड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपको ध्यान देना है। महाराष्ट्र में लोनार है, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद लद्दाख में तोसो मुररी है, और आपका हरियाणा में भिंडवास और सुल्तानपुर है। राजस्थान में 2 हैं, सांभर और केवलादेव, दोनों इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है, और यहाँ पर क्या है, 2 यहाँ भी हैं। उत्तराखंड में आपका आसन है, गोवा में नंदा झील है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील है, इंपॉर्टेंट है कोल्लेरू झील। मणिपुर में लोकटक है, मिजोरम में पाला है, त्रिपुरा में रुद्र सागर है, और बिहार में काबरताल है, इंपॉर्टेंट है। असम में दीपोर बिल है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान देना है, दीपोर बिल। अब यहाँ पे देखिए रक्षा विज्ञान की बात कर लेते हैं। आईएनएस इम्फाल भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। नौसैनिक पोत है ये पहला ऐसा पोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी शहर के नाम पे रखा गया है, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, ठीक है, बस आपको इतना ध्यान देना है। ये आपकी आईएनएस इम्फाल जो है ये प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित तीसरा पोत है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके द्वारा प्रोजेक्ट 15B के तहत आप देखेंगे आईएनएस विशाखापत्तनम, आईएनएस मोरमुगाओ, आईएनएस इम्फाल और आईएनएस सूरत आपका अगला है जो आपको मिलेगा, ये आपको ध्यान देना है। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की बात कर लेते हैं। समर का फुल फॉर्म क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल एश्योर्ड रिटेलिएशन है इसका फुल फॉर्म है। वायु रक्षा प्रणाली है, मिसाइल प्रणाली है ये। इसका परीक्षण आपके सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन आंध्र प्रदेश में किया गया है। समर जो है एक कम दूरी की त्वरित प्रक्रिया वाली आपके प्रतिक्रिया देने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये आपको सरफेस टू एयर, समर क्या है, सरफेस टू एयर, ठीक। इसकी जो रेंज है 10 से 12 किलोमीटर की है, ये भी आपको ध्यान देना है। और आप क्या ध्यान देना, देखिए अगला है प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण आपका किया गया है। डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का यहाँ पर परीक्षण संपन्न कर लिया है। यह उड़ीसा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है, ठीक है। यह है लघु दूरी की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण। प्रलय क्या है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक। आपकी मिसाइल जो है 2 प्रकार से चलती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरी होती है क्रूज मिसाइल की तरह है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है ये आपकी परवलयकार जाती है, क्रूज आपकी ऐसे जाती है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक। अब आगे देखिए यह मिसाइल जो है आपकी सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर पर काम करने वाली है, ठीक है।
इस मिसाइल की पेलोड क्षमता कितनी है? 500 से 1000 किलो है। इसकी मारक दूरी क्या है? 350 से 500 किलोमीटर। ये आपका मोबाइल लॉन्चर की तरह भी लॉन्च किया जा सकता है, मोबाइल के द्वारा इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इस मिसाइल को पीडीवी पृथ्वी डिफेंस व्हीकल नामक एक बाह्य वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल के डेरिवेटिव की संज्ञा दी जा रही है, भी आपको ध्यान देना है। यह मिसाइल चीन की डोंगफेंग तथा रूस की जो है इस्कांदर जो आती है इस मिसाइल के समतुल्य है, ये आपको ध्यान देना। दोनों ही लघु दूरी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है, आपको ध्यान देना है। विश्व का सबसे ऊंचा एयरफील्ड आपका कौन सा है? लद्दाख में है। यहाँ पर देख सकते हैं स्थित न्योमा एयरफील्ड परियोजना का शिलान्यास किया गया है। ये आपके बियरो के स्थापित, बियरो की स्थापना 1960 में होती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी संस्था है ये आपके जितने भी समसामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती हैं, क्या कहते हैं आपके बॉर्डर सीमा पर, वहां पर विकास का काम, रोडों का विकास यही करती है, ये आपको ध्यान देना। पूर्वी लद्दाख पर है आपको न्योमा एयरफील्ड, वहां पर क्या कहते हैं इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। न्योमा एयरफील्ड लद्दाख में तीसरा लड़ाकू एयरबेस होगा। इसके पहले लेह और थोइस में 2 आपके संचालित हैं। ठीक, नेचपू सुरंग की बात कर लेते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने नेचपू सुरंग का उद्घाटन किया। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। यह 500 मीटर लंबी है। ये आपकी देख सकते हैं, ये क्या कहते हैं, यह सुरंग निर्माणाधीन सेला सुरंग के साथ रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तवांग क्षेत्र को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अरुणाचल प्रदेश को आपको पता होगा काफी ज्यादा वहां टेंस रहता है, चाइना अपना पार्ट मानता है, इसलिए वहां पर भारत सरकार लगातार प्रयास करती रहती है काम करने का, ताकि वो अपने कंट्रोल में रहे। IL-38C ड्रैगन की बात कर लेते हैं। सेवा मुक्त हो गया है। IL-38C ड्रैगन है, भारतीय नौसेना का था। क्या था? समुद्र गश्ती, जिसे टोही या निगरानी कहा जाता है। P-81 विमान इसका स्थान लेगा, ये आपको ध्यान देना। अमेरिकी कंपनी का ये है, अमेरिकी का बोइंग कंपनी का है, निर्मित किया गया है। P-81 विमान को वो इसकी जगह लेगा। कौन लेगा? IL-38C ड्रैगन की जगह P-81। ठीक, IL-38C ड्रैगन की बात करते हैं तो समुद्र गश्ती एंड टोही विमान था। ये पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान था, एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट था, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, ये सोवियत संघ के द्वारा डिजाइन किया गया था, यूएसएसआर के द्वारा उस समय। इंद्रजाल आपका क्या है? एंटी ड्रोन प्रणाली है। ये आपका प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी प्रथम एआई सक्षम एंटी ड्रोन प्रणाली है इंद्रजाल। इसको ग्रेने रोबोटिक्स नाम की एक निजी क्षेत्र की कंपनी है, उसने इसका निर्माण किया है। इंद्रजाल जो है एंटी ड्रोन प्रणाली जो है, ये शत्रु पक्ष के ड्रोनों का पता करके उन्हें ट्रैक करके उन्हें निष्क्रिय करने का काम करेगा। ये इंद्रजाल जो है 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करता है। ये 4000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को सुरक्षा दे सकता है। महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान देना, अच्छी चीज है ये। यह क्वेश्चन अच्छा है, आपको बन सकता है। ठीक है, अस्त्र मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया गया है। LCA तेजस के द्वारा यहाँ पर अस्त्र मिसाइल की उड़ान का परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया, यह आपको ध्यान देना है। LCA तेजस का यहाँ पर अस्त्र जो है, अस्त्र एक दृश्य सीमा से परे यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज श्रेणी की हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, ये आपको ध्यान देना है। अस्त्र मिसाइल क्या है? ये हवा से हवा, एयर टू एयर में मार करने वाली, बियॉन्ड विजुअल रेंज, दिख नहीं रहा है, दृश्य सीमा से परे है, तो उसके लिए ये काम आएगा अस्त्र मिसाइल आपका। ठीक है, ये DRDO द्वारा विकसित किया गया है और 100 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। प्रबल रिवॉल्वर की बात कर लेते हैं। प्रबल रिवॉल्वर जो आपका भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर है, इसका कहाँ क्या कहते हैं निर्माण किया गया है? कारपुन में जो एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ये आपको ध्यान देना है। यह भारत में निर्मित पहली ऐसी रिवॉल्वर है जो साइड स्विंग सिलेंडर से लैस है, ये आपको ध्यान, साइड स्विंग सिलेंडर से लैस है ये बेहद हल्की है, इसकी मारक क्षमता अधिकतम 20 मीटर तक है। इसके बाद प्रोजेक्ट कुशा की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट कुशा क्या है? ये सतह से वायु में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली ही, ये आपको ध्यान देना है। कुशा, प्रोजेक्ट कुशा, LRSAM को प्रोजेक्ट के ही LRSAM कार्यक्रम को ही प्रोजेक्ट कुशा नाम दिया गया है। ये LRSAM लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को DRDO द्वारा बनाया जा रहा है। इसकी रेंज क्या रहने वाली? 350 किलोमीटर। आगे बात कर लेते हैं INS कृपाण, ये हमने वियतनाम को दिया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, भारत की यात्रा पर आए थे आपके कौन? वियतनाम के क्या कहते हैं रक्षा मंत्री
जनरल फान वान गियांग। यहाँ पे हमने अपना क्या कहते हैं वियतनाम को सेवारत मिसाइल कॉन्वेंट उपहार करने की घोषणा की है। इस मिसाइल कॉन्वेंट का नाम क्या है? आईएनएस कृपाण। ये भारत ने जो है पहली बार किसी मित्र देश को पूर्णतः परिचालित सेवारत युद्धपोत जो है उपहार में दिया है। ये आपको ध्यान देना है। भारत द्वारा जो है इसे वियतनाम, म्यांमार, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मोजाम्बिक, श्रीलंका जैसे देश हैं जिन्हें पोत उपहार दिए देते रहता है भारत देश। ये आपको ध्यान देना है। और आपके लिए क्या है, राष्ट्र के लिए जो है आईएनएस कृपाण ने जो है 32 साल तक सेवा की है और आपके 2023 में इसे वियतनाम पीपुल्स नेवी को सौंप दिया गया है। यह आईएनएस कृपाण जो है खुखरी श्रेणी का तीसरा स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉर्वेट था। ये आपको ध्यान देना है। सर्वेक्षण पोत संशोधक की बात कर लेते हैं। तो सर्वेक्षण पोत जो है संशोधक का जलावतरण किया गया है। यहाँ पर आगे एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं हम। मैं दूसरी फाइल खोल लूँ यहाँ पे। देखिए संशोधक दो है ये आपकी, ये भारतीय नौसेना एलएनटी के द्वारा ये आपका बनाया गया है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक सेकंड। एलएनटी के सहयोग से बनाया गया है संशोधक, ठीक है। बस आप इतना ध्यान देना, संशोधक का अर्थ क्या होता है? रिसर्चर, ठीक है। ये आपकी जलावर परियोजना के तहत निर्मित पोत है। ये आपको ध्यान देना है। आईएनएस संधायक था, फिर निर्देशक, फिर इच्छक, फिर संशोधक, ठीक। इसमें आपको और कुछ ध्यान नहीं देना है। अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये आपकी नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्राइम, अग्नि पी जिसे कहा जाता है। ये आपकी डीआरडीओ द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। अब्दुल कलाम द्वीप में इसका परीक्षण भी संपन्न किया गया है। यह पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था। ये आपको ध्यान देना है। जून 2021 में इसका प्रथम परीक्षण किया गया था। अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण आपको क्या कहते हैं? यहाँ पे देख सकते हैं सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया था। ये अग्नि फर्स्ट जो है शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये आपको ध्यान देना, अग्नि फर्स्ट। अग्नि पी अग्नि श्रेणी की सतह से सतह मार करने वाली मिसाइलों का अत्याधुनिक है आपका, यानी सरफेस टू सरफेस में है अग्नि पी। अग्नि प्राइम, इसकी क्षमता कितनी है? 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है, ठीक है। इसका वजन 23 से 53 टन। एमवी एक्सप्रेस की बात कर लेते हैं। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत आपका कौन सा है? एमवी एम्प्रेस, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत, ये आपको एमवी एम्प्रेस जो है चेन्नई से श्रीलंका की रवाना किया गया है। इसके साथ ही चेन्नई में अंतरराष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल का शुभारंभ हो गया है, ठीक है। इस पे जो है श्रीलंका के 3 बंदरगाह हम्बनटोटा, ट्रिंकोमाली और को कांके संतुराई की यात्रा की गई है। यहाँ पर बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये भी आपको ध्यान देना है। डीआरडीओ के द्वारा सी बेस्ड है। ये आपका प्रथम उड़ान परीक्षण आपका जो है संपन्न किया गया है, सफलतापूर्वक रहा है। ये परीक्षण आपको उड़ीसा के तट पर किया गया है। जिस मिसाइल का परीक्षण किया गया था वह समुद्री आधारित अंतः वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल था। कौन सा था? बीएमडी इंटरसेप्टर। और आप ये आपको नहीं ध्यान देना, कोई इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पनडुब्बी रोधी पोत एंड्रोथ लॉन्च किया गया है। आईएनएस एंड्रोथ जो है कोलकाता के हुगली नदी में लॉन्च किया गया है। ये आपको ध्यान, पनडुब्बी रोधी पोत है। ये एंटी सबमरीन क्राफ्ट। ये आपके केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में स्थित जो है एंड्रोथ द्वीप। ये आपको ध्यान देना, एंड्रोथ द्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप में है, ठीक है। इसी के कारण इसका नाम एंड्रोथ रखा गया है, इसी पर एंड्रोथ द्वीप के नाम पर, ठीक है। यह पोत भारतीय नौसेना के लिए मेसर्स गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्माणाधीन 8 सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना का दूसरा पोत है। ये इतना आपको नहीं ध्यान देना, बस आपको यह ध्यान देना है जो पनडुब्बी रोधी पोत है एंड्रोथ 2 है। ये आपके लक्षद्वीप में एक द्वीप है एंड्रोथ द्वीप, उसी के आधार पर नाम रखा गया है। ये आपका क्या है? पनडुब्बी रोधी पोत है, एंटी सबमरीन क्राफ्ट। एंड्रोथ सीधा पूछ लेगा, आपको उसका नाम याद रखना होगा, ठीक। आईएनएस एंड्रोथ और आईएनएस आइडाला दोनों की लंबाई 77.6 मीटर है और चौड़ाई 10.5 मीटर। ये आपको नहीं ध्यान देना है, इतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी आप छोड़ सकते हैं। आईएनएस वागीर की बात कर लेते हैं। ये आपको नौसेना में शामिल हो गया। आईएनएस वागीर जो है ये कलवरी श्रेणी की 5वीं आपकी ये स्टेल्थ पनडुब्बी है जो आपकी मिल गई है। इसे क्या कहते हैं? आईएनएस वागीर को सैंड शार्क के नाम पर क्या कहते हैं? नाम रखा गया है इसका, सैंड शार्क पर। इस पनडुब्बी का ध्येय क्या है? साहस, शौर्य और समर्पण, इसका क्या कहते हैं? ध्येय वाक्य है, मोटो है। स्कॉर्पियन श्रेणी की आईएनएस कलवरी जो है 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल हुई, जो कि पहली थी कलवरी। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए आईएनएस कलवरी के बाद आईएनएस करंज 2021 में, आईएनएस वेला
और आपके INS वागसीर और वर्तमान में INS वागीर। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। आगे बात कर लेते हैं स्काई हॉक की। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है कौन सा? स्काई हॉक, ये आपको ध्यान देना है। इसका क्या कहते हैं, किसने बनाया है? IG ड्रोन नामक कंपनी बनाया है, जो आपकी स्टार्टअप कंपनी है, ये आपको ध्यान देना है। संबलपुर जिला जो आपके संबलपुर जिला है जो आपके उड़ीसा में, इसके वहां पर इस ड्रोन के विकास के लिए आपकी वीर सुरेंद्र भाई साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने इसकी भूमिका इसमें निभाई है, इसको बनाने में, ये आपको ध्यान देना है। स्काई हॉक की बात कर लेते हैं। 5G तकनीक से लैस है। ये आप क्या करेगा, ये क्या कहता है, स्काई हॉक जो है क्षेत्र से नियंत्रित किए जाने के बजाय सीधा कमांड सेंटर से नियंत्रित किया जा सके, यानी आप किसी फील्ड में इसे छोड़ दीजिए इसे, और आप किसी कमरे में बैठकर इसे नियंत्रित कर सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। स्काई हॉक जो है ऊर्ध्वाधर उड़ान भरने व ऊर्ध्वाधर लैंड करने में भी सक्षम है, ये आपको ध्यान देना है। स्काई हॉक एक VTOL है, इसे पारंपरिक रनवे की आवश्यकता के बिना किसी भी क्षेत्र में संचालित किया जा सकता है। ठीक है, इस पे जो है 10 किलोग्राम का वजन भी क्या कहते हैं, पेलोड भी किया जा सकता है, और 5 घंटे लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। प्रचंड की बात कर लेते हैं। ये हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, इतना आपको ध्यान रखना है, ये आपका भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। प्रचंड है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, यह पहला स्वदेशी या बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसमें जो है 2 इंजन है। ठीक है, इसका विकास जो है संयुक्त रूप से HAL कंपनी द्वारा इसे बना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, और सैफ्रॉन समूह जो आपकी फ्रांस की कंपनी है। INS महेंद्रगिरी का जलावतरण किया गया है। यहाँ पर 7वें स्टेल्थ युद्धपोत जो है INS महेंद्रगिरी का अरब सागर में जलावतरण कर दिया गया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत ये INS विंध्यगिरी का जो है यहाँ पर संपन्न हो चुका था 17 अगस्त 2023 को, 6वां जो था INS विंध्यगिरी। इसके बाद आप देखेंगे 2022 में इसके पहले भी आपकी INS तारागिरी का मुंबई में जलावतरण किया जा चुका है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बने, ये आपको ध्यान। INS महेंद्रगिरी किस प्रोजेक्ट के तहत बना है? प्रोजेक्ट 17A के तहत। और कहाँ पर ये जलावतरण किया गया है? इसका अरब सागर में किया गया है, ये आपको ध्यान देना है। ये आप देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। ठीक है, INS विक्रांत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान देना है। पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है ये INS विक्रांत 2 है। ये आपका क्या कहते हैं, MiG-29 के विमान को लैंड कराकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि इसने दर्ज कर ली है। MiG-29 के आपका क्या कहते हैं, लड़ाकू विमान है, ये आपका रशिया के द्वारा भारत को दिया गया था। MiG-29 के और स्वदेशी हल्के विमान जो है जैसे तेजस वगैरह है, इस पोत पर लैंड कराया जा सकता है, ये आपको ध्यान देना है। INS विक्रांत इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, ये आपका राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। कब? 2 सितंबर 2022 को। इसका जो कहते हैं तैयार किसने किया है, इसका डिजाइन जो है INS विक्रांत का वारशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा इसका क्या कहते हैं डिजाइन को तैयार किया गया है। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, वे आपकी सरकारी कंपनी है, ये आपको ध्यान देना। INS विक्रांत भारत के सामुद्रिक इतिहास के निर्मित अब तक का सबसे विशाल युद्धपोत है, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। इसकी लंबाई 262.5 मीटर है, चौड़ाई 61.6 मीटर है। ये आप देख सकते हैं फुल डिस्प्लेसमेंट लगभग आपको 47,000 टन है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर बात करें प्रमुख युद्धाभ्यास है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आपको देखिए। विनबैक्स भारत वियतनाम के मध्य हुआ है। ठीक है, हनोई वियतनाम में इसका आयोजन हुआ। सूर्य किरण आपका भारत और नेपाल के जिनमें लगाता हूँ वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देखिए नाम से ही पता चल रहा है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य है। काजिंद मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत और कजाकिस्तान में आयोजित हुआ है ये। बोंगो सागर नाम से देखिए पता चला, भारत और बांग्लादेश, चौथा संस्करण है इसका। ये आपका हरमौज शक्ति आप याद कर सकते हैं, भारत और मलेशिया। सिम्बेक्स तो नाम से पता चल रहा है, भारत और सिंगापुर है। नौसेना वाला है, ये आपको नौसेना अभ्यास है, ये आपको ध्यान देना है, सिंगापुर में आयोजित हुआ है। मालाबार ये आपको पता है, ये भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है, 1992 से शुरू हुआ था। मेजबान इस बार भारत, मेजबान आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपको ध्यान देना। भारत की तरफ से INS कोलकाता और INS सह्याद्री एवं P-81 जो है इसमें शामिल हुए हैं। नोमैडिक एलिफेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा, भारत और मंगोलिया के मध्य इसका क्या कहते हैं उलन बटोर आपके मंगोलिया में आयोजन हुआ है। जिम्बेक्स नाम से पता चल रहा है, जिमेक्स आपका भारत और जापान के मध्य भारतीय विशाखापत्तनम में आयोजन हुआ है, ये आपको ध्यान देना। एक्वेरियन मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत और मालदीव के मध्य, ये भी आपके चौबटिया उत्तराखंड में आयोजन हुआ है इसका। अल मुहिदे अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के मध्य है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया इंपॉर्टेंट है, ये भी इंडोनेशिया में आयोजित हुआ है। अजय वारियर मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत और यूके के मध्य, ये आपका यूके में हुआ है, सैलिसबरी मैदान में, ये आपको ध्यान देना है। कोप इंडिया की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य।
ये कलाईकुंडा, पानागढ़ और आगरा में आयोजित हुआ है, भारत में ही, ठीक है। वायुसेना अभ्यास है। सिलेलेक्स नामसी पद चला भारत और श्रीलंका के मध्य, कोलंबो में इसका आयोजन हुआ है। कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय है ये, इसमें क्या है, ब्रिटिश में रॉयल एयर फोर्स के वेडिंगन एयरफोर्स पर आयोजन हुआ है, बहुपक्षीय है ये, ठीक है। अभ्यास कोंकण, इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। कोबरा से इतना ध्यान रखिए, कोबरा आपके कहाँ हुआ था, यूके में हुआ था। डेजर्ट फ्लैग बहुपक्षीय है, ये भी आपका संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है और भारतीय वायुसेना ने इसमें भाग लिया था। अभ्यास कोंकण की बात कर लेते हैं, भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के बीच में, जो आपकी ब्रिटेन के हैं, अरब सागर में हुआ था ये। कटलेस छोड़ सकते हैं आप। बोल्ड बोल्ड कुरुक्षेत्र, इसे भी छोड़ सकते हैं। ला पैरोस, इसे भी छोड़ सकते हैं। फ्रिंजेक्स आपको ध्यान देना, भारत और फ्रांस में, तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ है। धर्म गार्जियन मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत और जापान के मध्य है, जापान में आयोजित हुआ है। सिन्धु मैत्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत और जापान के मध्य है, वायु सैन्य अभ्यास है। ट्रोपेक्स से आपका भारतीय नौसेना का मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी भारतीय नौसेना ने किया है, किसी देश के साथ नहीं, केवल भारतीय नौसेना का था। इस अभ्यास में सी विजिल और एम्फेक्स शामिल हुए थे। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, ये आपको ध्यान देना, ट्रोपेक्स। डस्टलिक आपका भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है, ये भी आपको ध्यान देना। वीर गार्जियन की बात कर लेते हैं, भारत और जापान के मध्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी, इसका आयोजन जापान के हयाकुरी एयरबेस में किया गया है। एम्फेक्स की बात कर लेते हैं, भारत की जल सेना, थल सेना, वायुसेना के मध्य हुआ है, सबसे बड़ा समन्वित अब अभ्यास है, ये द्विवार्षिक होता है। ये आपका आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पर पहली बार आयोजित किया गया है। तो ये दोस्तों आपके लिए हो गया आज के लिए साइंस से टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, मैंने आपको करा दिए हैं। यदि आप देखिए आपको चीजें पसंद आ रही हैं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप प्लीज मुझे भी सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।